नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारे चैनल पर हाउ टू राइट अ नर्सिंग एग्जाम, मतलब नर्सिंग एग्जाम्स को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और कैसे आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एग्जाम्स को कैसे लिखें। दोस्तों, एग्जाम्स के समय नजदीक है और हर कोई जानना चाहता है कि हम नर्सिंग के एग्जाम्स को कैसे लिखें, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ऑब्टेन करें। तो चलिए देखते हैं कि हम नर्सिंग एग्जाम्स को कैसे लिखेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं कैसे एग्जाम्स लिखता था और कैसे मैंने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ऑब्टेन किया। तो इन सारी बातों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप इस सारी बातों को आराम से ध्यान से समझिएगा और अपने एग्जाम्स में से अप्लाई करिएगा। तो चलिए देखते हैं हाउ टू राइट एग्जाम्स। चलिए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स हम कैसे लिखें। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं हाउ टू राइट एग्जाम, हम कैसे एग्जाम्स लिखें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है दिस कॉल प्रेयर्स। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपके पास मिले उससे पहले आप क्या कर लो, प्रेयर कर लो। ठीक है, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेयर किस लिए करना है, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें ताकि आपका एग्जाम सक्सेस हो। फर्स्ट, दूसरी बात ये कि एक तरीके से क्या होता है, ये मेडिटेशन होता है, आपके माइंड को क्या करता है, ये शांत करता है, काम कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके थॉट प्रोसेस को प्रोसेसिंग करने में मदद मिलता है। ठीक है, इसीलिए जब भी एग्जाम्स आप करें तो आप हमेशा क्या करें, प्रेयर कर लें, आंखें बंद कर लें और ध्यान से ध्यान करने की कोशिश करें ताकि आपका माइंड जो है वो क्या हो, धीरे धीरे काम हो। क्या होता है कि जब एग्जाम्स के पहले हम क्या होते हैं, बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं कि मैं एग्जाम्स को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, एग्जाम फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छे से लिख पाऊंगा कि नहीं, जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े उन सारे क्वेश्चंस को मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, ये सारी चीजें, या लिख पाऊंगा कि नहीं, ये सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस पे चलते रहता है। इसलिए एग्जाम्स के पहले हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए कि हम अपने जिस सीट पर हम बैठते हैं वहां पर थोड़ी सी प्रार्थना कर ले और थोड़े से काम हो जाए ताकि हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सके और इजीली हर एक चीज को समझ सके। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दिस कॉल रीड क्वेश्चन पेपर कामली। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में आए तो आप क्वेश्चन पेपर को बहुत कामली रीड करें। ठीक है, कि जो क्वेश्चंस उसमें लिखा हुआ है उसके समझने की कोशिश करें, बहुत शांत मन से आप उसको क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने की कोशिश करें कि एक्चुअल क्वेश्चंस क्या क्या मिले हुए हैं या फिर एक्चुअल क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। इन सारी बातों को आप बहुत कामली समझने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट आता है चेक बोथ साइड्स ऑफ पेपर। जनरली मैंने बहुत समय देखा है, बहुत सारी चीजों में देखा है, बहुत एग्जाम्स में देखा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर लेता हूं तो मैं पीछे पलट कर नहीं देता उसे, है ना, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं कभी कभी। तो हमेशा क्या करिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आप पीछे पलट कर भी बोथ साइड आप देख लीजिए कहीं पीछे क्वेश्चंस तो नहीं है। क्या होता है कि हम लिखने के चक्कर में, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में क्या होता है, हम पीछे के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर को आराम से दोनों साइड्स देख ले, बोथ साइड देख ले कहीं पीछे भी तो नहीं है क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट पॉइंट दिस कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। समझने की कोशिश करिए एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है आप समझने की कोशिश करिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, जो ज्यादा मार्क्स का है, कौन से क्वेश्चंस कम मार्क्स के हैं, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मार्क्स पर ध्यान दें। देन नेक्स्ट आता है राइट फास्ट इन स्टार्टिंग। राइट फास्ट इन स्टार्टिंग। एग्जाम के समय आप जब भी एग्जाम्स ले हमेशा पहले शुरुआत में तेजी से लिखना चालू करें। इसलिए तेजी से लिखना चालू करें कि जब आप एग्जाम्स को जल्दी जल्दी लिखना चालू करेंगे तो आपके पास लास्ट में कुछ कम से कम 5 मिनट्स या फिर 7 मिनट्स 8 मिनट्स आपके पास बचने चाहिए ताकि आप वापस कोई पेपर को क्या करें, जिस चीजों को आपने लिखा है उसको रिकॉल कर सके, या तो आप अंडरलाइन कर सके, या तो आप अगर कुछ चीज छूट गया तो उसे फुलफिल कर सके। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले करना है। क्या क्या करना है,
आपको सबसे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना है, प्रेयर कर लेना है, ताकि आपका मन शांत हो जाए, आपके थॉट प्रोसेस शांत हो जाए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ सकें। दूसरा पॉइंट देखो, रीड क्वेश्चन पेपर कामली, बहुत आराम से, बहुत शांति से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। देन नेक्स्ट आता है चेक बोथ साइड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के बोथ साइड्स को देख लें कि कहीं पीछे भी तो नहीं छापा हुआ क्वेश्चन। जनरली जल्दी में हम क्वेश्चन क्या होते हैं भूल जाते हैं, पीछे को छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क्स। हमेशा याद रखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंड हो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में हमको कितना लिखना है। देन नेक्स्ट आता है राइट फास्ट इन स्टार्टिंग। हमेशा एग्जाम जब भी आप लिखें, हमेशा कोशिश करिए कि शुरुआत में ही फास्ट लिखने का, ताकि आपके पास लास्ट में कुछ समय बचे, ताकि आप जो चीजें छूट गए हैं उसे लिख सकें, या तो आप वापस आंसर शीट है उसको क्या कर सके, आप रिकॉल कर सके, है ना। इसके अलावा हम और आगे देखते हैं कि हमको और क्या क्या चीजें करनी है। चलिए अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थोड़ी बातों को। द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अटेम्प्ट हायर मार्क्स फर्स्ट। अटेम्प्ट हायर मार्क्स फर्स्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हायर मार्क्स, जो भी ज्यादा मार्क्स के होंगे, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। देखिए इसका रीजन ये है कि जो चीजें हायर मार्क्स की होगी उसको आपको ज्यादा लिखने पड़ेंगे। अगर आप ज्यादा लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, है ना। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आप हायर मार्क्स को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको आपकी पास होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मार्क्स में अगर हम लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या होते हैं, ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स से है, अगर आपने अच्छे से लिखा है, प्रॉपर वे पे लिखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको चांसेस है कि आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पहले क्या करें, हायर मार्क्स पर फोकस करें। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो जो क्वेश्चन आपको आता है हायर मार्क्स अगर वो क्वेश्चन है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे। देन दूसरी पॉइंट, डोंट मेक बोथ साइड बॉर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डोंट मेक बोथ साइड बॉर्डर। ठीक है, मतलब जो भी आंसर शीट आपके पास मिलता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों साइड बॉर्डर करते हैं, है ना। मैंने देखा है कॉपी में जब जनरली चेक करता था अपने समय में, तो जनरली क्या होता है कि दो बच्चे जो होते हैं वो दोनों साइड बॉर्डर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, हमेशा कोशिश करिए कि आप एक साइड ही बॉर्डर करें, और ज्यादा बड़ा बॉर्डर मत करिए, छोटा ही बॉर्डर करें, जिसपे आपके मार्क्स के जो क्वेश्चन के जो नंबर है वो ही आ सके। ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या आपके आंसर्स बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चेकर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो आपके आंसर को पढ़ता है, रीड करता है, समझता है, उसे बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, और उसके हिसाब से वह नंबर देता है। तो आप दोनों साइड प्लीज बॉर्डर मत करिए, आप एक ही साइड बॉर्डर करिए, कम बॉर्डर करिए, जहां पर आपका क्वेश्चन का नंबर जो है वो लिखा जाए, स्पेसिफिक आप लिख सके कि ये क्वेश्चन का नंबर है और इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, उतना जगह आप छोड़े। अगर आप दोनों साइड बॉर्डर खींचेंगे तो जो चेकर होता है वो भी आपके आंसर शीट को देखता है और आपको मार्क्स जरूर से जरूर कम ही देगा, क्योंकि आप जितना भी कोशिश करेंगे अच्छे से लिखने का, आपको चेकर उतने ही कम मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों साइड बॉर्डर कर दिया। ठीक है, तो जनरली आप प्लीज दोनों साइड बॉर्डर ना करें। देन नेक्स्ट आता है डोंट स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट दैट्स कॉल्ड डोंट स्पेस। डोंट स्पेस बोलने का मतलब कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो, जब आपने एक क्वेश्चन को आपने लिया है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूं और इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को बीच में मत छोड़िए, उसके बीच में गैप छोड़कर मत लिखिए। मतलब आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा जिसको आपने आधा लिखा, और उसके बाद आपने स्पेस छोड़ दिया, और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी मत करिए। स्पेस, आप किसी भी आंसर के बीच में स्पेस मत छोड़िए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं और जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 पर मत जाइए।
ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आधा अटेम्प्ट किए हैं, फिर आपने स्पेस छोड़ दिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर पेज को पलटकर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है उस जगह पर गैप हो जाता है, और वो गैप जो होता है वो हमेशा अधूरा महसूस कराएगा एक चेकर को कि आपने आंसर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया है। तो आपको अगर 8 नंबर किसी क्वेश्चन में मिल रहे होंगे, तो आपको 8 नंबर किसी क्वेश्चन में मिल रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको 8 नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जब आप लिखते हैं तो आप उसके बीच में उसको कंप्लीट करिए, उसके बीच में स्पेस मत छोड़िए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट क्वेश्चंस नंबर प्रॉपरली। जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर का नंबर प्रॉपरली लिखें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन 1 में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो स्पेसिफिक आप लिखिए कि आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। अगर आप स्पेसिफिक लिखेंगे तब चेकर को क्वेश्चन पेपर देखकर चेक करने में बहुत इजी होगा और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। इफ अगर आप बहुत सारे चीजों को शफल कर देंगे, एक क्वेश्चन इधर लिखा, दूसरा क्वेश्चन दूसरी जगह पर लिखा, तो क्या होगा चेकर को चेक करने में दिक्कत होता है, परेशानी होती है, और जिसके कारण क्या होता है चेकर जो होता है वो ज्यादा इरिटेट होता है। आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोई चेकर जो होता है वो ज्यादा इरिटेट होता है और आपको चांसेस है कि आपको मार्क्स कम मिल जाए। ठीक है, अगर कुछ चीजें आप सीधे सीधे दे देंगे, किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से बहुत सारे अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर्स को लिख देंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। रियलिटी है, मैंने अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट, नॉट यूज न्यू पेन। आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, कभी भी एग्जाम में नया पेन यूज ना करें। इसलिए नया पेन यूज ना करें क्योंकि जब आप नया पेन यूज करते हैं तो उसका फ्लो जो होता है वो बहुत कम होता है। जब आप स्टार्टिंग में ही चालू करेंगे एग्जाम लिखने न्यू पेन से, तो क्या होगा आपका फ्लो नहीं बनेगा और आपका स्पीड जो होगा वो क्या होगा कम हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, आप कितना भी फास्ट लिखने की कोशिश करें आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए या तो जब भी आप नया पेन लेते हैं, नया पेन बाय करते हैं, तो आप उसे एक दिन चला लीजिए और दूसरे दिन इसे इस्तेमाल करिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका फ्लुएंसी बड़ा होता है, उस पेन पर आपका हाथ सेट हो गया होता है और आपका स्पीड बहुत अच्छे से होता है। और क्या होता है जनरली मैंने ये देखा है कि जब हम नए पेन को लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपके राइटिंग जो होती है वो बहुत अच्छे नहीं बनते। ठीक है, जिसके कारण आपका इंप्रेशन पहले ही डाउन हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कभी भी नया पेन आप एग्जाम्स में यूज ना करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं और आगे बताता हूं आपको कि और क्या क्या पॉइंट्स है, तो इस पर बने रहिए। चलिए अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल एग्जाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि एक्चुअल एग्जाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सबका सवाल यही होता है कि हम एग्जाम में लिखें क्या, दूसरी बात कैसे पैटर्न में लिखें कि हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे आप एग्जाम्स को लिखेंगे। ठीक है, इसके पहले आपने जान लिया होगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं जिससे आप एग्जाम्स को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट अभी आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट उसे हम कहते हैं अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर मिले आप सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करें, उसके पहले क्वेश्चन को समझ ले कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज कोई पूछ रहा है डिफाइन हाइपोथेसिस, या फिर सपोज मुझे पूछ लेते हैं, या फिर कोई बोलते हैं डिफाइन साइकोलॉजी, डिफाइन साइकेट्रिक। ठीक है, तो इफ अगर आप क्वेश्चन पेपर को समझ लें कि डिफाइन साइकेट्रिक या फिर डिफाइन साइकोलॉजी, तो आपको सिर्फ साइकोलॉजी ही लिखना है कि एक्चुअल साइकोलॉजी होता क्या है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी कि कहां से जनरेशन चालू हुआ, कहां से पैदा हुआ, या फिर कहां से टर्म्स लेकर आया, ये सारी चीजों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिखिए डिफाइन साइकोलॉजी में कि ये टर्म्स है और इससे क्या हुआ, साइकोलॉजी डिफाइन हुआ और साइकोलॉजी का डेफिनेशन ही होता है, बस इतने सा। वो भी डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर कि आप कितना मार्क्स का वो क्वेश्चन है। इफ अगर मान लीजिए ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से आप लिखिएगा। ठीक है, कि कहां से जनरेशन हुआ, 2 टर्म्स मिलकर साइकोलॉजी बनाते हैं,
और साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, किसने लिखा है, कौन सा राइटर ने साइकोलॉजी का डेफिनेशन बताया, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं हेडिंग। जब भी आप आंसर्स को लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले जानना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से ही आप उसका हेडिंग बनाएं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप उसका हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग में आप जो भी टाइटल ले ले हेडिंग का, कि आगे वाले एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, फिर आगे वाले जो चेकर है उसको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल आप किसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक आप हेडिंग देख लें। देन नेक्स्ट आता है उसके बाद डेफिनेशन। आप जैसे ही हेडिंग लिखेंगे कि हाँ मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं, उसके बाद आप क्या करें, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, या तो आप चाहे तो आप इंट्रोडक्शन भी पहले लिख सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें ऐसे ऐसे फुलफिल होती हैं। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया गया है और ऐसे करके बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पोर्शन इंट्रोडक्शन के आप लिख सकते हैं। देन आप आ सकते हैं डेफिनेशन में। बेसिकली आप एग्जाम्स के हमेशा याद रखिए, आपको मिनिमम 2 डेफिनेशन तो लिखने हैं। 2 डेफिनेशन आप लिख लीजिए बुक से विथ राइटर। अगर आप राइटर का नाम लिख रहे हैं तो आप स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखिए और उसके राइटर को लिखिए। देखिए क्या होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपने से डेफिनेशन बना लेते हैं और राइटर किसी का भी नाम लिख देते हैं नीचे। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो चेकर होता है वो क्या करता है, उसको सारी चीजें पता होती है। वो बहुत साल 10 ईयर्स 15 ईयर्स से वो पढ़ा रहे होते हैं और उनको पता होता है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आप उनके साथ आप ऐसा मत सोचिएगा कि उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, उनको बेसिकली सब चीज पता होते हैं। तो जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है और उसका राइटर है, आप उसी का नाम लिखिए। ठीक है, 2 डेफिनेशन लिखिए, 2 राइटर्स के डेफिनेशन को लिखिए और एक डेफिनेशन जो है वो आप अपने थॉट से बनाइए। मिनिमम आप 3 डेफिनेशंस बनाइए। ठीक है, कोई भी आप पॉइंट्स को लिखें, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, आप मिनिमम 3 डेफिनेशन तो लिखिए। 2 राइटर्स के लिखिए और एक, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आप अपने से बनाकर लिख रहे हैं तो उसका मतलब जो है वो वही होना चाहिए जो वो क्वेश्चन में पूछा है। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो साइकोलॉजी के बारे में आप अच्छा डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं सब हेडिंग। जब भी आप हेडिंग ले लें या फिर डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद अगर पार्ट्स पूछा है, अगर टाइप्स पूछा है या फिर और अदर चीजें पूछी है, तो आप उसका सब हेडिंग बनाएं। सब हेडिंग से क्या होता चलता है, सब हेडिंग को बनाकर आप उसको एक्सप्लेन करें। देखिए सब हेडिंग से क्या पता चलता है कि एक्चुअल आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, आप सब हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाए आपने, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का सब हेडिंग बनाया, सब हेडिंग आपने बनाया, कुछ भी सब हेडिंग बनाया और सब हेडिंग बनाने के बाद आपने उसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेन 4-5 वर्ड में, 6-7 वर्ड में या फिर 1-2 सेंटेंस में आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। देन आपने नए पॉइंट्स को लिया, नया पॉइंट बनाया और उसको भी आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ही कर कर आप इससे रिलेटेड कम से कम 5 to 6 पॉइंट आप क्या करें, बनाएं। अगर पार्ट्स है या फिर टाइप्स पूछा गया है तो आप जितने टाइप्स है, जितने पार्ट्स है उतना ही लिखें। ठीक है, तो आप सब हेडिंग ऐसे बनाएं। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट वाइज। आप कोई भी आंसर्स को पॉइंट वाइज बनाइए, स्पेसिफिक पॉइंट बनाइए उसके लिए, चाहे वो आप अपने से बना सकते हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो बुक में दिया गया है आप उसको भी लिखिए और उसके अलावा अपने पॉइंट्स को भी आप ऐड कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपका पॉइंट्स जो होगा, जो अगर मान लीजिए 5 पॉइंट्स बुक में दिया हुआ तो उससे रिलेटेड आप अपने थॉट से भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को बना सकते हैं। तो आपके 5 पॉइंट्स बुक के हो गए और 5 पॉइंट जो होगा या फिर 6 पॉइंट, 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है आप क्या करेंगे, अपने थॉट से बनाएंगे तो आपके पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखने का। आप पॉइंट बनाइए देन एक्सप्लेन करिए, आप पॉइंट बनाइए देन एक्सप्लेन करिए, देन पॉइंट बनाइए देन एक्सप्लेन करिए। उससे क्या होगा, एक आपका आंसर बहुत सटीक और बहुत अच्छा आंसर होगा। आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं।
देन लास्ट कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट दिस कॉल्ड डायग्रामेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिस कॉल्ड डायग्रामेटिक। ठीक है, आप कोई भी आंसर्स को डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करिएगा तो आपको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें डायग्राम ही बनाना चालू कर दिए, नहीं, आप कुछ चार्ट्स बना सकते हैं, कुछ पाई ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, जो कुछ ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं जिससे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन है। जैसे कि छोटे छोटे डायग्राम्स बना लीजिए इस टाइप के, ये आपको, ठीक है, ये सारे डायग्राम्स क्या होते हैं, जल्दी बन जाते हैं और आपको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने में मदद करते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स आप बनाकर डायग्रामेटिकली आप बनाकर आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है अंडरलाइन पॉइंट्स। आप कभी भी जो भी मैंने आपको बताया, जो भी सब हेडिंग आप लिखेंगे ना, आप उसको हमेशा अंडरलाइन करिएगा। इसीलिए मैं हमने आपको एक पॉइंट आकर लास्ट में बताऊंगा कि आप कोई भी पॉइंट लिख लें, आप उसको हमेशा अंडरलाइन करेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको क्वेश्चंस मिले उसके मार्क्स को देखिए और उसके हिसाब से लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या होता है कि हमको जो क्वेश्चंस आता है हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने निकल जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में पीछे के सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो क्या होता है कि आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू कितना मार्क्स हमको लिखना है और उसमें हमको कितना मार्क्स मिल जाएगा। देन नेक्स्ट आता है कंप्लीट बिफोर 5 मिनट्स। आप अपने आंसर शीट को कोशिश करिए कि 5 मिनट पहले आप क्या कर सके, आंसर्स को कंप्लीट कर सकें। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको अंडरलाइन करने में बहुत इजी होगा। आप प्रॉपरली सब पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं और 5 मिनट्स में आप प्रॉपरली सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉट यूज मोर पेन्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेन यूज मत करिए, अदर कलर के पेन, ये सारे पेन्स जो हैं वो यूज मत करिए। ठीक है, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं या आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक पेन से ही लिखिए, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, लास्ट में चाहे तो आप अलग पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन एग्जाम्स लिखने के समय आप, मेरा सजेशन ये है कि आप ज्यादा पेन यूज मत करिए, एक ही पेन यूज करिए और एक ही पेन से अंडरलाइन करिए। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप बार बार पेन यूज करते रहेंगे अलग अलग पेन से तो आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तो आप कम पेन यूज करिए, अगर आप फास्ट लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप यूज करिए अलग अलग पेन। लेकिन जो लोग फास्ट नहीं लिखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पेन यूज मत करिए, चाहे तो ब्लैक या तो ब्लू पेन यूज कर लीजिए। ब्लू पेन से तो आप लिखेंगे ही, ब्लू पेन से आप एक्सप्लेन करेंगे ही, उसके अलावा आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अदर पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इफ अगर आपके पास 5 मिनट बचेगा तभी आप अंडरलाइन कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि एग्जाम्स के 5 मिनट बाद, एग्जाम के खत्म होने के पहले 5 मिनट्स पहले आप क्या कर ले, अपने एग्जाम्स को खत्म कर ले, ताकि आप प्रॉपरली सारी चीजों को जो आपसे छूट गया उसे भी आप कंप्लीट कर सके एंड प्रॉपरली आप देख सकिए कि आपका प्रॉपरली टैग लगा हुआ है कि नहीं, आपने सही से आंसर लिखा है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स, तो इन सारे पॉइंट्स को आप देखिए, जज करिए, अंडरस्टैंड करिए और कोशिश करिए आप इसे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे कि आप कैसे एग्जाम्स को कंप्लीट करेंगे, कैसे एग्जाम्स को लिखेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में ये काम आने पाए और लोगों के लिए फायदेमंद होने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये नर्सिंग के एग्जाम में ही फुलफिल होगा, आप इसे किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।